हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू यूपीएससी फीड। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर देखा। इस क्लास में हम लोग क्लाइमेट चेंज देखेंगे। ठीक है, देखो क्लाइमेट चेंज वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर इन्होंने बहुत मतलब बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें वो सारा का सारा कवर नहीं करना है। ठीक है, केवल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना ही देखना है। अब देखो जैसे फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली माने जो एक नेशन जैसे कि इंडिया, चाइना, सब लोग अपने अपने डिटरमिन करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस। किस चीज में? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, कि क्लाइमेट चेंज को कम कैसे करना है, यानी कि हमारी कार्बन एमिशंस कम करने हैं। तो उसके लिए नेशनली हम लोग बताएंगे कि भाई मैं इतना कम करूंगा, मैं इतना कम करूंगा, अपने अपने औकात के हिसाब से। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। अब ये कब शुरू होता है आप लोगों का? पेरिस। पेरिस के टाइम पे पेरिस क्लाइमेट समिट जब होता है 2015, तो पेरिस अग्रीमेंट में आप लोगों को एनडीसी डिक्लेयर करना होता है। तो इंडिया की एनडीसी क्या है वो हमें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इंडिया ने 2015 में अपनी एनडीसी डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने उनको अपडेट किया है 2022 में। तो अब हमें पुरानी याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, केवल नई वाली अपडेटेड एनडीसी याद करनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें रिड्यूस करनी है अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल। एमिशन इंटेंसिटी मानी कि पर एक 1% जीडीपी ग्रो करने के लिए मुझे कितना ज्यादा एमिशंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कितने रिड्यूस कर देंगे? 45% तक रिड्यूस कर देंगे। 33% तक हम लोग 2019 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा प्रीवियस टारगेट था 33 टू 35। फाइन, सो दैट इज वाई अब उसकी कुछ रेलेवेंस ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, केवल 45%। ठीक है, अब ये हम लोग कितने करेंगे? 45% रिड्यूस करेंगे। दूसरी चीज है क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो एक होते हैं आप लोगों के फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी होती है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी में आप लोगों का कोल वगैरह आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में ये वाले सेगमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा टारगेट क्या है? 50%। ये हम लोग अभी तक कितना है? लगभग 47% के करीब हम लोग अचीव कर चुके हैं। ठीक है, ये 2023 में ही 43 हम लोगों ने अचीव कर लिया था। सो ये भी सही है। उसके बाद है हमें एक एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मानी जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है? आप लोगों के जैसे ओशंस हो गए, आप लोगों के ट्रीज हो गई। ठीक है, वो लोग ही तो कार्बन को, वो लोग मतलब ये चीजें ही तो आप लोगों के कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक है, तो कितना कार्बन हम लोगों को एब्जॉर्ब करवाना है? दिस इज सेइंग 2.5 बिलियन टन से लेकर के 3 बिलियन टन का टन के इक्विवेलेंट कार्बन मुझे करवाना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखो 2.29 बिलियन टन आप लोगों का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में देख लिया था। सो इफ यू हैव नॉट डन इकोनॉमिक सर्वे एंड प्राइमरीली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी क्लास हमारी हो चुकी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन आवर चैनल। देन अब देखो ये दूसरी चीज है इंडिया के पंचामृत गोल्स। अब एक क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि पंचामृत गोल्स किस चीज से रिलेटेड है? भाई क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये हम लोगों ने कॉप 26 ग्लासगो में जो हुई थी 2021 में, वहां बताई थे। तो अब ये देखो पंचामृत टारगेट हमारी क्या क्या है। एक तो है हमें नेट जीरो पहुंचना है 2070 तक। ठीक है, ये हम लोगों ने पुरानी पिछली क्लास में भी बात की थी। कार्बन इंटेंसिटी 45%, ये हम लोगों का अभी एनडीसी है ही। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी हमारा एनडीसी है। इसके बाद है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन हमें कम करनी है। ठीक है, तो ये एक नया टारगेट है। ये पंचामृत का टारगेट था, लेकिन ये हम लोगों ने एनडीसी में नहीं लिया। सो पंचामृत के टारगेट जो थे वो बाइंडिंग नहीं है। एनडीसी देखो, अब नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट क्या लीगली बाइंडिंग है? यस, दे आर बाइंडिंग। अब आप लोग बोलो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि कोई और कंट्री मुझे नहीं बता रही कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो टारगेट मैंने खुद के लिए सेट कर दिया वो मुझे अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये लीगली बाइंडिंग है। तो इसीलिए सारी कंट्रीज खुद से डिसाइड कर रही हैं अपना टारगेट, लेकिन जो टारगेट खुद के लिए सेट किया है वो फिर उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, जितना बोल दिया उतना करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो हम लोगों का टारगेट था पंचामृत में था कि हम लोग कार्बन एमिशन जो हमारी प्रोजेक्टेड है वो 1 बिलियन टन से कम कर देंगे। लेकिन ये हम लोगों ने एनडीसी में नहीं जोड़ा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एक लीगल सैंक्टिटी नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो ये टारगेट हमारा पंचामृत में है लेकिन उधर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बाकी सारे टारगेट्स हम लोगों ने उसमें डाल लिए अपनी एनडीसी में। अब देखो इंडिया का लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म माने लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए आप लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होगा भाई? फेजेस होंगे कि इस टाइम तक हम लोग ये कम कर देंगे, इस टाइम तक हमारी कार्बन इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम के बाद हम लोग ऐसी इंडस्ट्रीज पे बैन लगा देंगे, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, अब ये कहाँ सबमिट करते हो आप लोग? यूएनएफ ट्रिपल सी में। दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 रियो समिट के बाद बनता है। अब देखो जो एनडीसी है, एनडीसी मैंने बात की कि ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है। अब पेरिस एग्रीमेंट
आप लोगों का 2015 में जो साइन हुआ, वो किसके अंडर साइन हुआ है? दैट इज ऑल्सो, वो साइन किसके अंडर हुआ है? वो भी साइन आप लोगों का यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर ही साइन हुआ है, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के अंडर। ठीक है। अब इसके बाद इंडिया सबमिटेड इट्स, ये इंडिया ने ये कब अपनी लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटेजी कब सबमिट की? 2022 में। तो इसके अंदर हम लोग अपना ट्रांसमिशन ग्रिड बदलेंगे, पावर प्लांट्स में रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा वो देंगे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बदलेंगे वगैरह। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो दिस इज सिंपल, ये हमारे एनडीसी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं, इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट होती है और उसमें भी ना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, दिस इज यूएनएफ ट्रिपल सी की COP29। कोप मानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। अब ये यूएनएफ ट्रिपल सी हम लोगों ने बात की 1992 में, ये बनता है। ठीक है। इसकी पहली कोप मीटिंग कब होती है? बर्लिन जर्मनी में 1995 में। इसकी थर्ड कोप मीटिंग कौन सी होती है? क्योटो। क्योटो में जब आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए था। अभी अभी जो हमारा चल रहा है वो है पेरिस क्लाइमेट। तो पेरिस एग्रीमेंट आप लोगों का कब साइन होता है? आप लोगों का ये होता है 2016 में, राइट। अब आप लोगों को मेन बातें क्या याद रखनी है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अब ये तो सभी को पता है कि वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है। एनुअली रिव्यू करते हैं, ये एनुअली मीट करती है। इस बार जो हुई थी, ये हुई थी बाकू अजरबैजान में। अब अजरबैजान आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आईआर के टाइम पे भी किया था कि अजरबैजान इज वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ तारिक, है ना। तारिक क्या थी? जो कैस्पियन सी को टच करते हैं। तो अजरबैजान का बॉर्डर किसके साथ है आप लोगों के? कैस्पियन सी के साथ। अब कोप में थोड़ी सी याद रखनी चाहिए हमें कि हम लोगों ने COP26 की बात कर ली, तो COP26 कहाँ हुई थी आप लोगों की? ग्लासगो में। ग्लासगो इज इन यूके। ठीक है। उसके बाद COP27 कहाँ होती है हमारी? वो होती है शर्म अल शेख, इजिप्ट में। COP28 हमारी हुई थी दुबई में। अब इस बार हम लोगों के 2024 में COP29 कहाँ हुई है? बाकू अजरबैजान में। और 2025 में बेलेम ब्राजील में हमारी कौन सी कोप होगी? कोप नंबर 30। ठीक है। ये पूछ सकता है वो। अब इसके बाद जो इसके आउटकम्स है, दीज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, बट आप लोगों को जनरल, अब देखो, एक ये हम बाद में देखेंगे, इन्होंने पूरा भी दिया हुआ है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो वो पूछेगा कि NCQG इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज रिलेटेड विद व्हाट? तो वो बोलेंगे इसको बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है। इस तरीके से। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज योर बाकू फाइनेंस गोल। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हम लोग जो है USD 300 बिलियन एनुअली रेज करेंगे 2035 तक। हमारा प्रीवियस गोल ये अचीव नहीं हुआ था बाय द वे 100 बिलियन का, और अब इन्होंने और बढ़ा दिया। तो ये गोल्स जो है ना, ये बढ़ते रहते हैं, बट इन एसेंस कुछ होता नहीं है खास। ठीक है। अब इन्होंने ये चीजें बोल दी हैं। बाकी ये NCQG बस याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है, आप लोगों के क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। उसके बाद है कार्बन मार्केट, आर्टिकल 6। ये भी हम लोग डिटेल में करेंगे। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट इज रिलेटेड विद कार्बन मार्केट, ये याद रखना है। ठीक है। कि पेरिस अग्रीमेंट का आर्टिकल 6 किस चीज से रिलेटेड है भाई? कार्बन मार्केट से। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या है? कि ट्रांसपेरेंसी की नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क होनी चाहिए, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंटली बताना है कि भाई मैंने कितना मेरा एनडीसी था, मैंने उसको कितना कम किया, क्या मेरा कहीं फेलियर है। ठीक है। तो अब ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इन्होंने बात की है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है बाकू अडेप्टेशन रोड मैप। अब अडेप्टेशन और मिटिगेशन, इस चीज के बारे में भी हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे डिस्कस किया था। दैट अडेप्टेशन इज व्हेन जब क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो चुका है। एक चीज वो होती है व्हेन क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हैपेंड। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज होती है मिटिगेशन। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश करना मिटिगेशन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो चेंज हो चुका है उसकी अब मुझे उसमें अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए अडेप्टेशन। तो अब इसके लिए क्या है? ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करेंगे नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाने के लिए। तो एज सच कुछ ऐसा चीज नहीं है जो हमें अलग से याद करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मतलब अगर इफ दे कम इन प्रीलिम्स तो हम वैसे भी तुक्का मार सकते हैं इन सब चीजों में, है ना। तो यहाँ टाइम नहीं लगाना है, अपने दिमाग का रैम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जो चीजें वैसी हैं जो ज्यादा याद करने की जरूरत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वहां से आप करना। अच्छा, अब ये है इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज। अब उसके लिए क्या बोलेंगे? हर बार यही चीज बोलते हैं ये लोग कि भाई हम लोग ये अब जैसे फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप बना हुआ है एक COP24 कैटोविस के अंदर। दिस वाज फॉर द पर्पस ऑफ इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज का एक रोल होना चाहिए भाई क्लाइमेट रिलेटेड, जो भी आप मतलब दे आर द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। ठीक है। इंडिजिनस पीपल जैसे कि ये ट्राइब्स हो गई अंडमान वगैरह में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, तो दे आर एट द फोर फ्रंट। ये सबसे पहले नुकसान किसका होगा? इन्हीं का होगा। तो हम लोगों को इनको लेना चाहिए। सिमिलरली जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अब जेंडर जस्टिस की बात आती है। ठीक है। तो जेंडर क्लाइमेट जस्टिस की भी बात आती है कि
विमेन एंड जो ये वाले जो विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दे वो उनको ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अब कल को अगर बारिश कम हो जाती है, ठीक है, ड्रॉट पड़ जाते हैं, तो पानी लेने की जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो विमेन की है, तो उनको दूर जाना पड़ेगा ना पानी लेने। तो इस तरीके से हम लोगों को क्लाइमेट चेंज में ओवरऑल जो जेंडर पर्सपेक्टिव है उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने बोला है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज को भी हम लोगों ने इनहेंस कर दिया। तो असल में ये बाकू वाली समिट ने खुद से कुछ नहीं किया, जो ऑलरेडी चीजें थी, अब ये जेंडर प्लान ऑलरेडी था उसको एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली इंडिजिनस पीपल पे एक वर्किंग प्लान था उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज इसने की, अब ये ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज केवल और केवल आप लोगों को एनसीक्यूजी याद रखना है कि ये इसकी एक अचीवमेंट है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। अब कुछ इश्यूज जो है वो पेंडिंग है, वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये डेड लोकोंडा मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। अब मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम में हम लोग फॉसिल फ्यूल के रोल क्या है उस सब में हमारे पास अभी तक नहीं हुआ है, इश्यूज हैं। अब यूएनएफ ट्रिपल सी की बात कर लेते हैं फटाफट से। दिस वाज अडॉप्टेड इन 1992 एट द अर्थ समिट इन रियो। रियो में अर्थ समिट हुआ था 1994 में। ये फोर्स में आ जाता है। अच्छा, ये जो रियो समिट हुआ था ना, अर्थ समिट, इधर से 3 कन्वेंशन निकलते हैं। तो वन इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, कल वाली क्लास में हम लोगों ने कन्वेंशन ऑफ सीबीडी देख लिया था। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे निकलता है वो होता है सीसीडी, ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए। और तीसरा है कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अब इधर 198 पार्टीज हैं, इंडिया भी इसकी एक पार्टी है। अब इसकी दो मेन चीजें थी। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने बात किया 1997 में, और पेरिस एग्रीमेंट आप लोगों को होता है 2015 में। तो 2015 वाले पेरिस एग्रीमेंट का क्या मेन रोल है कि ग्लोबल अकॉर्ड टू लिमिट टेम्परेचर राइज हम लोगों को 2 से तो बिलो रखना ही है, और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, मतलब टेम्परेचर राइज फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि 1850 के अराउंड जो आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले जो आप लोगों का एवरेज टेम्परेचर था, उससे एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने देना है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी देखो, अब यहाँ पे ये की इनिशिएटिव्स और डेक्लेरेशंस है जो कोप 29 में हुए। देखो दुनिया भर की एक जब कोप होती है ना, इतनी सारी डेक्लेरेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ में इंडिया है पार्ट है, कुछ में इंडिया पार्ट नहीं है। तो स्पेसिफिकली हम लोगों को सारी नहीं करनी है, सारी याद भी नहीं करनी। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही देखेंगे। अब जैसे यहाँ फर्स्ट है रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। अब देखो, मीथेन जो है एक ऐसी गैस है जो कि लाइव स्टॉक, अब जैसे ये एग्रीकल्चर में से भी निकलती है, जब आप लोगों की पैडी फील्ड्स होते हैं वो भी मीथेन रिलीज करते हैं, लाइव स्टॉक भी मीथेन रिलीज करता है। ठीक है, जो ये लाइव स्टॉक का एक्सक्रीटा होता है वहां से आप लोगों की मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो इंडिया जो है ना वो कभी भी ऐसे वाले इनिशिएटिव्स का पार्ट नहीं बनता, नेवर। ठीक है, जो कि आप लोगों की एग्रीकल्चर को टारगेट करते हो, या तो फिर आपके लाइफ स्टॉक और ये वाली सेगमेंट को टारगेट करते हो। राइट, तो ये अब जैसे देखो 2021 में आप लोगों की एक ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन हुई थी, उसमें भी इंडिया पार्ट नहीं था। ठीक है, अब तो यहाँ पे भी इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है, ये मतलब मीथेन का कोई भी क्वेश्चन आए तो मीथेन का जो भी चीजें होती है कि मीथेन को रेगुलेट करना है, वहां इंडिया पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद है ग्लोबल एनर्जी एंड स्टोरेज ग्रिड्स प्लेज। अब ये सिंपल सी प्लेज है कि भाई हमारी जितने भी ग्रिड है हम उनकी उनको एनर्जी स्टोरेज बढ़ाएंगे, पावर सेक्टर में चेंजेस लाएंगे, ये कुछ काम करनी है हमारे। उसके बाद है ग्रीन एनर्जी एंड प्लेज, ग्रीन एनर्जी जोन्स एंड ग्रीन कॉरिडोर्स। अब ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन। अब ये क्या है कि भाई हम हाइड्रोजन रिलेटेड, क्लीन हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसकी प्रोडक्शन में एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद है बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। अब ये देख लो कि ये क्या है, ये किसके साथ मिलके बनाया, पहले तो ये एफएओ, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और इंपॉर्टेंट ये बाकू हार्मोनिया का क्लाइमेट इनिशिएटिव नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये फास्ट। दिस इज योर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो फास्ट है, ये फास्ट प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है, वही फूड और एग्रीकल्चर से। और ये होस्ट कौन करता है, आप लोगों का एफएओ। ये याद करना जरूरी है क्योंकि ये कॉप 27 आप लोगों का 2022 शर्म शेख में ही बना था। ठीक है, इट इज बेसिकली टू स्ट्रेंथन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस। अब हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए एग्री फूड में भी। अब धीरे धीरे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए कल को, तो उससे होगा क्या, उसकी वजह से हम लोगों को क्लाइमेट में जो हमारी क्रॉप्स हैं वो जल्दी चली जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी नई नई पेस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो उन चीजों से बचने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए फॉर अवर एग्री फूड सिस्टम भी। ठीक है, तो इसी के लिए इसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, और फास्ट इनिशिएटिव एफएओ का है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड।
ये अजरबैजान ने ही लॉन्च किया इसको, और ये इसमें भी कुछ खास नहीं है कि इसके हेडक्वार्टर ऑब्वियसली बाकू अजरबैजान में होंगे क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये क्लाइमेट के वो प्रोजेक्ट्स को हेल्प करेगा डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, और एनडीसीज, ताकि हमारी जो एनडीसीज हैं वो मीट हो सके, कुछ काम का नहीं है। उसके बाद है बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। अब ये भी वही चीज है इसके अंदर। अब देख लो कि COP29 के टाइम पे होगा क्या, कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिक्लेरेशन होगी ना तो उसके अंदर WHO हाथ, मतलब UNFCCC में WHO उनकी हेल्प कर देगा। कोई भी अगर देख लो, अगर आप लोगों की वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे कि ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है, तो आप लोगों का ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप लोगों की वो हेल्प कर देगा। UNDP आप लोगों की नॉर्मल LDC की जब आप हेल्प करते हो तब UNDP आ जाएगा हेल्प करने। फूड रिलेटेड चीज है तो FAO आ जाएगा। तो COP29 जो भी लॉन्च करता है ना, COP29 क्या, किसी भी कोप में जब ये बहुत सारी चीजें लॉन्च होती हैं तो उधर ये बाकी UN एजेंसीज आ जाती हैं आप लोगों की हेल्प करने, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने, फाइनेंस देने। तो हम लोग ये याद नहीं करेंगे। अब ट्रेड वाला है तो ऑटोमेटिकली UNDP हो सकता है, UNCTAD हो सकता है, ये याद होंगे भी नहीं और ये करने भी नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया हम लोगों ने, इनफ है। उसके बाद है ग्लोबल मैच मेकिंग। अब ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन यूनिडो इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिस इज फॉर द डीकार्बनाइजेशन ऑफ द हैवी एमिटिंग इंडस्ट्री। अब ये आप लोगों का ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर द हैवी इंडस्ट्रीज। अब ये नाम से थोड़ा सा तुक्का नहीं लग सकता, तो इसको ध्यान से देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं ये भी। उसके बाद है डेक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज में हम लोग ग्रीन लाएंगे, डिजिटल डिवाइड ब्रिज करेंगे, वही बकवास की बात। उसके बाद है कंटिन्यूटी कोलिशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। अब देख लो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसके अंदर UAE, इजिप्ट, UK, ब्राजील और WHO आ गए, ठीक है। इंटीग्रेट हेल्थ इनटू क्लाइमेट एक्शन, तो इनके एम भी आसान होंगे। तो क्वेश्चन ऐसी ऐसी चीजों पे क्वेश्चन आते ही नहीं है। जो भी इंडिया ने लॉन्च किया है कोई चीज, या जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उन्हीं पे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके बाद है जैसे बाकू से, लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो मीथेन वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मीथेन वाला कब से न्यूज में है और इंडिया कभी भी मीथेन वाली प्लेजेस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, उसके बाद है बाकू डायलॉग ऑन वोटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब इसके अंदर क्या है, यूनेप हो जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कम करना, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन। अब ये किसका है, UNDP का। अब ये भी काम का नहीं है कि हम लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर के ट्रांजिशन प्लान हेल्प करने हैं, नहीं है, राइट। उसके बाद में इसके अलावा भी इनिशिएटिव्स बच गए। अब ये देख लो, तो इतने इनिशिएटिव्स, मतलब कोई वैसे भी याद नहीं कर सकता। तो ये सभी नाम से भी आप लोगों को पता लग जाएंगे, सो इट्स नॉट सच अ बिग डील ऑल्सो। तो COP29 में देखो, डिक्लेरेशन ऑन इनहेंस क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म। अब ये टूरिज्म रिलेटेड होगा। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, हाइड्रो फॉर नेट जीरो। अब ये किस चीज से रिलेटेड होगा, ये हाइड्रो पावर से रिलेटेड है। ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज। अब पम्प्ड स्टोरेज के लिए ये सारी एजेंसीज काम करेंगी साथ में। रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड, नॉट इंपॉर्टेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया एट कॉप। अब इंडिया ने क्लाइमेट नेगोशिएशन में क्या किया है वहां पे, ठीक है। अब इंडिया ने एक 1.3 ट्रिलियन का गोल सजेस्ट किया था, बट ये केवल इंडिया ने प्रपोज किया था, वो हुआ नहीं। इंडिया ने ऑल्सो अपोज किया है चेंजेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ठीक है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो इंडिया ने प्रपोज की। एक्चुअली में इंडिया ने ज्यादा कुछ, मतलब इंडिया वाली जो मेन साइड बाय साइड चीजें चली हैं, इस बार कुछ खास हुआ नहीं। अब जैसे लास्ट टाइम इंडिया ने रिवर सिटीज अलायंस था वो लॉन्च किया, ठीक है। तो अगर इंडिया कुछ लॉन्च कर रहा है वो चीज अलग है। अब कोई भी चीज हो रही है वहां, तो इंडिया या तो सपोर्ट करेगा या तो भाई सपोर्ट नहीं करेगा, वो चीज में हमें नहीं घुसना है। अब ग्लोबल स्टॉक टेक समझ लो। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है कि अभी जैसे मान लो ये आप लोगों ने NDCs सेट सेट कर दिए अपने, कि भाई हम इतना इतना करेंगे, लेकिन उसके बाद उसको कोई जज करने के लिए भी तो चाहिए। तो उसको जज कौन करेगा, दैट विल बी जज्ड बाय आप लोगों के ये ग्लोबल स्टॉक टेक प्रोसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक टुक प्लेस इन 2023 में, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद ये हर 5 साल में होगा, तो हम लोग जज करेंगे, हम लोग फिर बाद में उस हिसाब से अपने जो NDCs होंगे वो अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंडिया एट COP29 साइड इवेंट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज लीडर्स फॉर IT मीट। अब ये जो लीड IT मीट होते हैं ये काफी टाइम से हो रही है, ये स्वीडन और इंडिया, ठीक है, ये मिलके करते हैं। एंड दिस इज बाय देयर इंडस्ट्रीज, तो इनकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन जो है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रीन की तरफ ट्रांजिशन करना है, ठीक है। उसके लिए ये दोनों कंट्रीज का एक पार्टनरशिप है, फाइन।
अब बस ये इतना ही है। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 6 पे, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस। तो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद यूर कार्बन ट्रेडिंग, वो आप लोगों के कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब देखो, एक कार्बन ट्रेडेबल क्रेडिट की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 1 टन ऑफ CO2। तो 1 टन ऑफ CO2 है उसकी वैल्यू। अब बेसिकली देखो होता क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बोला है कि तुम 1 टन कार्बन जो है वो एमिट कर सकते हो, ठीक है। उन सबको अलाउ किया मैंने। अब मान लीजिए कि इस वाली ने 2 टन कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए, और इसने सिर्फ 0.5 टन किया, इसने भी 0.5 टन किया, ठीक है। तो अब इनको फायदा होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कम कार्बन एमिशन हुआ। तो ये क्या करेंगे, अब हम लोग ये 0.5 टन का एक क्रेडिट बनाएंगे, 0.5 टन का एक क्रेडिट बनाएंगे, और ये इसको बेच देंगे। अब इसकी 1 टन इसको अलाउड था, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर इसको इनसे ये खरीदना पड़ेगा। ये इसको ऑब्वियसली पैसे देगा, तो इनको मिल जाएंगे पैसे, ठीक है। और इसको ये क्रेडिट मिल जाएंगे टू ऑफसेट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग चीज है, तो इसको वो क्रेडिट जो है वो खरीदने पड़ेंगे। तो अब समझ आया कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आपको अलाउड नहीं था, आपने उससे ज्यादा के कार्बन एमिशन कर दिया, इसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी जिसने की सही किया है उससे आप खरीद सकते हो, है ना, या फिर आप पेनल्टी भी पे कर सकते हो। अब कार्बन ट्रेडिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्योटो प्रोटोकॉल में भी था, बट अभी देखो यहाँ क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में मार्केट बेस्ड अप्रोच भी है और नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच भी है। मार्केट बेस्ड अप्रोच में खरीदना बेचना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन मार्केट अप्रोच में कोई ट्रेडिंग ऑफ एमिशन रिडक्शंस नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो एक दूसरे के साथ, इट्स लाइक कि वो पार्टिसिपेटिंग पार्टी एक दो से ज्यादा होंगी, लेकिन वो लोग मे बी वो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कर लें एक ही प्रोग्राम का, ठीक है, दूसरी जगह पे। तो वहां पे खरीद बेच नहीं रहे हो आप क्रेडिट्स को, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट्स को खरीद या बेच रहे हो, बाइलेटरल लेवल पे कर रहे हो, तो वो आप लोगों को आर्टिकल, अब आप लोगों को आर्टिकल 6.2 6.4 है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि पेरिस जो है वो मार्केट बेस्ड अप्रोच भी है, जहां पे कि आप लोगों के जो ये क्रेडिट्स हैं जो मैंने बताया, उनके बाइंग सेलिंग का मैकेनिज्म भी है। दूसरी तरफ एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच भी है, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आप लोगों के ट्रेडिंग होते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। तो अब ITMO क्या होता है, जो कार्बन क्रेडिट है ना, ठीक है, उसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने बोला कि इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। मान लीजिए इंडिया ने अब ज्यादा वो एमिशन किया, वो ज्यादा कम एमिशन किया अपनी, जितना उसने क्लेम किया, तो इंडिया के जो ये ITM होंगे, ये इंडिया सेल कर देगा लेट से चाइना को, क्योंकि चाइना ने जो है अपना जो टारगेट्स है उनको ब्रीच किया है। इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद होता है नाउ सी, ये कोरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स। ये क्या होता है, ये ITMO का ट्रांसफर है, ठीक है। सो जिसने ज्यादा किया है वो बाद में दूसरे से ITMO खरीद लेगा, सो दैट उसका भी बैलेंस ऑफसेट हो जाए और दूसरे वाले का भी ऑफसेट हो जाए, ठीक है। तो इसी से ही रिलेटेड, तो दिस इज व्हाट नथिंग बट कोरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। चेंजेस मेड इन कंट्रीज एमिशन लेवल्स टू रिफ्लेक्ट द ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ ITMO, ठीक है। तो एक ITMO होने के बाद, अब मान लो कि ये बात की थी ना मैंने, ये 1 टन था इसका, इसका 0.5, इसका 0.5, अच्छा इसका 2 टन था, यस। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, इसको जब मैं एडजस्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी, इसने क्योंकि अपना एक बेच दिया है, 1 टन 1 टन 1 टन, ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अभी इस तरह देख लो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनकी कार्बन ट्रेडिंग में। सबसे पहले ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल में केवल डेवलप्ड कंट्रीज जो थी ना, वही कार्बन ट्रेडिंग का हिस्सा थी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कोई चीज ऐसी बाइंडिंग नहीं थी, और वो उनको जरूरी नहीं था कि वो कार्बन ट्रेडिंग करे। यहाँ पे क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में सभी कंट्रीज जो है वो कार्बन ट्रेडिंग में पार्ट लेंगी, यानी कि अगर इंडिया भी अपनी NDC ब्रीच करता है, इंडिया को भी कार्बन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद है अडेप्टेशन फंडिंग। अब इसकी जितनी भी वो जितनी भी प्रोसीड्स आती थी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाज अ मार्केट मैकेनिज्म अंडर क्योटो, ठीक है। तो वो सारी कहाँ जाती थी, अडेप्टेशन फंड में। अब इसकी 5% के करीब जाते हैं ग्लोबल अडेप्टेशन फंड में, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मार्केट का स्कोप क्या है, यहाँ पे क्या थे, प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म होते थे, जो मतलब एक प्रोजेक्ट आप डेवलप करते हो सिंगल, वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर क्या होता था कि आप किसी थर्ड कंट्री में, मान लो कोई US जैसी कंट्री किसी थर्ड कंट्री में एक एमिशन प्लांट सेटअप करी है, और वहां पे उसके एमिशन उससे कम एमिशन हो रहे हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट को भी अपने उसमें दिखा सकती थी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये है कि वो लेगेसी क्रेडिट्स जो थे, मतलब जो पुरानी क्रेडिट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, क्या उसका यूज कर सकते हो, क्योटो में उसका यूज कर सकते थे, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि केवल पोस्ट 2013 क्रेडिट्स यूज कर सकते हो आप लोग इसमें, आप लोगों के पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। अब अगली चीज है क्लाइमेट फाइनेंस पे। क्लाइमेट फाइनेंस में हम लोगों ने एनहांस कर दिया अपना क्या, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल,
ठीक है। और ये दिस इज रिलेटेड विद योर आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 6 हम लोगों ने देखा वो क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में, दैट इज योर ये कार्बन ट्रेडिंग का है। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 इज रिलेटेड विद कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, किसको, डेवलपिंग नेशंस को। अब दिस इज रिलेटेड विद योर सीबीडीआर। सीबीडीआर इज योर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर इन्वायरमेंट, कि हमें इसको साफ रखना है, लेकिन वो डिफरेंशिएटेड भी है। डिफरेंशिएटेड किस केस में, अब जैसे वही कि यूएसए के पास या यूके जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिन्होंने 1850 से लेकर के 1950 तक सारा धुआं उड़ा चुके हैं वो लोग, तो दे शैल बियर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देन लेट्स से इंडिया चाइना, जिन्होंने कि अभी तक अपना जो डेवलपमेंट वाला पाथ है वो नहीं आए हैं वो अभी तक वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस तो सिंपल सी बात है कि भाई ये फंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, ठीक है। अब ये सारा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्लाइमेट फाइनेंस की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो कि एक होता है लॉस एंड डैमेज फंड। ये किस चीज से रिलेटेड होता है कि जो लॉस और डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से मैक्सिमम लॉस एंड डैमेज किसका हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हो रहा है, ठीक है। यूएस, यूके और ये जितने भी वेस्ट वाली कंट्रीज हैं उनको कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन अब ये सोचो जो स्मॉल आइलैंड्स हैं पैसिफिक में, उनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ना। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि आज जो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं लाइक तुवालू एटसेट्रा, ये लोग कल को पूरे सबमर्ज होने के कगार पे हैं। सो अब ये जो लॉस या डैमेज होगा, ठीक है, उसके पैसे कौन भरेगा, तो ये इसके लिए है लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड हम लोगों का कहाँ, COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में बनता है, और ऑपरेशनलाइज कब होता है, ये 2000 ये दुबई वाले में 28 में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग किसको असिस्टेंस देते हैं, वल्नरेबल कंट्रीज को। इसके बाद है दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड हम लोगों ने कब बनाया था, दिस वाज 2010 में। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज को मोबिलाइज करने थे $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020। अब ये वाला जो हम लोगों ने देखा कि अभी वाला जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल, वो इसी का ही आगे है कि पहले हमारे पास ये टारगेट था, अब ये टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, अब इन्होंने 300 बिलियन वाला टारगेट रख लिया है अभी वाले बाकू डिक्लेरेशन में। वो भी अचीव तो होना नहीं है, ये एवरी ईयर द सेम साइकिल रिपीट्स, ठीक है। फंडिंग को लेके ऑलवेज इशू रहता है, तो ये दिस इज नॉट, बट ठीक है, हम लोगों को याद क्या करना है, एनसीक्यूजी याद रखना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड याद रखना है 2010, ठीक है, बस। उसके बाद है अडेप्टेशन फंड। अब ये कब बनता है, ये क्योटो के कॉन्टेक्स्ट में बनता है। हम लोगों ने बात की थी कि क्योटो प्रोटोकॉल का जितना भी पैसा, अब वो जो कार्बन ट्रेडिंग का पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आप लोगों का इधर इसमें अडेप्टेशन फंड में, ठीक है। तो ये 2001 में बनता है क्योटो प्रोटोकॉल के, क्योटो प्रोटोकॉल में हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए फिर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। न्यू मार्केट बेस्ड जो यूएनएफसीसी का मैकेनिज्म है, ये जो पेरिस एग्रीमेंट वाला मैकेनिज्म है, उसका 5% शेयर ही इसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फंड्स जो थे वो भी 2001 में बने। अब 2001 में तीन फंड बनते हैं, एक अडेप्टेशन फंड, दूसरा है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। अब ये किस चीज के लिए, ये इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज को हम लोग करेंगे, ये देखो आगे ही है। उसके बाद है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये एलडीसी फंड को भी यही रखता है। अब ये दोनों ही 2001 में बने हुए हैं, ये याद रखने हैं बस, ठीक है। ये उनको एलडीसी फंड क्या, एलडीसी कंट्रीज को हेल्प करेगा, फाइन। अब इसके बाद है फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। अब दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, जो ये हम लोगों का COP27 में बना, COP28 में ये पूरा पिक्चर में आ गया, ठीक है। अब इसकी होस्ट कंट्री फॉर द बोर्ड ऑफ द फंड इज फिलीपींस, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड बस याद रखना है, कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है। अब देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या है, दिस इज बेसिकली ये पूरी एक 18 एजेंसीज की वो है पार्टनरशिप, जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज की फंडिंग के लिए है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंड्स हैं। सबसे पहले ये बनता कब है, पूरी ये फैसिलिटी कब बनती है, 1992 में। अब इसकी जीईएफ की काउंसिल क्या है, मेन बॉडी है। अब इस जीईएफ काउंसिल में 30 नेशंस होते हैं, 16 आप लोगों के डेवलपिंग एंड 14 डेवलप्ड, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग नेशंस ज्यादा होते हैं, लेकिन जो इनका डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग विल बी बाय कंसेंसस एंड नॉट बाय वोटिंग। बाकी देखो अब इसके ये 5 फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द 5 मेजर कन्वेंशन। 5 मेजर कन्वेंशन कौन से, यूएनएफ ट्रिपल सी, सीबीडी, ये आप लोगों का यूएनसीसीडी, ये तीनों हम लोगों ने बात की थी, ये तीनों के तीनों आप लोगों के रियो समिट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी एंड मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, ये 2013 में, और ये आप लोगों का 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो आप लोगों के पीओपी, ठीक है। नेक्स्ट इज आप लोगों का सेक्रेटेरिएट, इसका कहाँ है, वाशिंगटन में। अब देखो
कि इसमें मेंबर कंट्रीज हमें याद नहीं करनी। अब देखिए यहाँ कि इसने ये वाला जो जीईएफ है, इसने कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनको इसने वो किया हुआ है, फंडिंग दी हुई है। अब जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, ये सिंपल सा पूछेगा वो, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इन न्यूज इज रिलेटेड विद विच कंट्री विच एरिया। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, अगर आप लोग देखते हो दैट दिस इज योर, ये आप लोगों का अफ्रीका है। नाउ दिस इज साहिल रीजन। तो यहाँ पे ये जो डीआरसी है, साउथ सूडान, ये इस एरिया में ये क्या बना रहे हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल। क्योंकि असल में बात क्या हो रही है, जो साहिल रीजन है ना, साहिल इज द साहिल इज द सदर्न साहिल इज द सदर्न सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब सहारा डेजर्ट ये पूरा एरिया है, तो सहारा डेजर्ट का सदर्न पार्ट है साहिल। अब क्या हो रहा है, ये जो बाउंड्री है ना, ये साउथ की तरफ और शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है इस एरिया में। तो उससे बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का, कि यहाँ पे प्लांटेशन और वो करेंगे, ताकि भाई ये वाली जो इश्यूज हैं और ये डेजर्टिफिकेशन है इस एरिया में ना हो पाए। तो वो आप लोगों का ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, एंड दिस इज रिलेटेड विद विच एरिया, ये आप लोगों का रिलेटेड साहिल रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट अप इज योर SCIP। SCIP क्या है, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। अब ये अर्बन सिस्टम के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें इंडिया के भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उनको फंडिंग किया हुआ है, जैसे कि कोहेबिटेट किस चीज से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। दिस इज, ये माइग्रेटरी स्पीशीज जो होती हैं। अच्छा देखो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, ये जो भी आप लोगों की माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमूर फैल्कन है ना, फ्लेमिंगोज जो आप लोग बात करते हो, ये कभी कभी आते हैं। तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। तो रशिया वगैरह से, इंडिया से होते हुए ये सारी जो स्पीशीज होते हैं कहाँ जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब जब वो माइग्रेट कर रही होते हैं, जब ऊपर यहाँ सर्दियां हो जाती हैं इस एरिया में, ठीक है, तब ये नीचे की तरफ आती हैं। तो यहाँ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो बीच में ये रुकती कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि इंडिया के कौन से उसका पार्ट है, इंडिया इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, उसके बाद है, नेक्स्ट है आप लोगों का, तो ये सब है जीईएफ। अब जीईएफ ने ये सब क्या हेल्प किया, अब इसके इनिशिएटिव्स क्या है यहाँ देख लो ध्यान से। एलडीसी फंड ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, अब इसके अंदर ही ग्रांट्स देते होंगे। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड भी इसके अंडर है। प्लेनेट गोल्ड, ब्लू नेचर अलायंस, बस अब हर एक चीज में नहीं घुसना है। ठीक है, जितना हम लोगों ने कर लिया दैट इज मोर देन इनफ। जीईएफ में ये 5 कन्वेंशन है, ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, और ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दिस हैज बीन इन न्यूज सिंस पास्ट 2-3 years। उसके बाद देखो, अब ये अंटार्कटिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है। अब जो भी ये ट्रीटी, अब जैसे ये UNFCCC साइन हुआ है कन्वेंशन, तो इसीलिए तो उसकी मीटिंग हो रही है। इस बार बाकू में हुई, लास्ट टाइम, अगली बार ब्राजील में होगी, लास्ट टाइम दुबई में हुई थी। फाइन, सो इसी तरीके से हर एक ट्रीटी में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम लोग बैठ के मिलेंगे। तो 46 टाइम जो अंटार्कटिक ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग हुई, वो कहाँ हुई, इंडिया में। ठीक है, अब ये होस्ट किसने की, दिस वाज होस्टेड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये सेंटर कहाँ है, गोवा में। ठीक है, दिस सेंटर इज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो अब यहाँ देखिए कि अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। ये इस ट्रीटी में क्या है भाई, ये अंटार्कटिक को रेगुलेट करती हुई, अंटार्कटिक के बारे में बातें करते हुए, वहां पे रिसर्च कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो ये 1959 में साइन होते हैं, 12 कंट्रीज इसको साइन करते हैं। ठीक है, एंड दिस एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961। बाय इट इज बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रीटी दैट वी हैव अंटार्कटिक एज अ ग्लोबल कॉमन। नाउ यू शैल नो कि ग्लोबल कॉमन क्या होता है। ग्लोबल कॉमन चीजें जैसे कि स्पेस, जैसे कि कल हम लोगों ने बात की हाई हाई सीज जो आप लोगों के हैं, ये सभी ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है। इसके ऊपर किसी एक कंट्री की सॉवरेनिटी नहीं, राइट। अब जैसे आप लोगों को अगर कोई बोले आर्कटिक इज अ ग्लोबल कॉमन, देन दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आर्कटिक में क्या है, सभी की अपनी सॉवरेनिटी है। आर्कटिक काउंसिल है एक, तो उसके अंदर हर कोई थोड़ी जा सकता है जो उधर वाले एरियाज है। तो जैसे यहाँ से यूएस, कनाडा, ठीक है, डेनमार्क, और फिर ये फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और फिर उसके बाद आप लोगों का रशिया, ये ही मेंबर्स बन सकते हैं उसके। अब देखो आगे, तो इसके प्रोविजंस क्या, प्रोविजंस काम के नहीं है हमारे लिए, क्योंकि प्रोविजंस क्या होंगे, सिंपल, वो वैसे भी आप लोग तुक्का मार सकते हो। जैसे कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज करो, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन करो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह नहीं करने, बकवास। उसके बाद है बाकी के एफर्ट्स क्या है, यहाँ पे बाकी के एफर्ट्स क्या है, टू सेफगार्ड द अंटार्कटिका, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स। ठीक है, दिस इज फॉर अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज के लिए, प्रोटोकॉल ऑन दिस नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। अब केवल यहाँ आ जाओ, ये वाला एस्पेक्ट कि इंडिया के यहाँ पे क्या क्या रिसर्च स्टेशन है। जैसे इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री 1983 में, बट वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमारे ऑपरेशनल वाले जो है वो देख लो कि एक तो मैत्री 2 है, मैत्री है, सॉरी, 1989 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। भारती
जो रिसर्च स्टेशन है वो 2012 में लॉन्च किया। और इस बार जो हमारी अभी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई उसके अंदर हम लोगों ने मैत्री 2 लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ याद रखना है कि इंडिया इज अ कंसल्टेटिव पार्टी सिंस 1983। ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के मेंबर होते हैं। एक आप लोगों के सिंपल मेंबर्स हैं, ठीक है, जो विच आर फुल मेंबर। अदर आर योर कंसल्टेटिव पार्टीज। बट कंसल्टेटिव पार्टीज डू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर नेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वर नेशंस जो है उनके पास ना वोटिंग की पावर होती है ना डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। कंसल्टेटिव पार्टीज विल बी कंसल्टेड एंड उनका जो वो पार्टिसिपेट भी करेंगे कि इसमें डिसीजन मेकिंग। अब देखो ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत मतलब यू हैव टू जस्ट स्किम थ्रू देम, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड ये हम लोग याद कर भी नहीं सकते। तो केवल जो इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे। अब जैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का सेंटर एंड नेटवर्क है, ठीक है, ये कहाँ है? डेनमार्क में। ये किस लिए है? टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रमोट करता है बस। उसके बाद है क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव। ये क्या है? हम लोग प्रोमिस कर रहे हैं किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, कि उनके क्लाइमेट एक्शन में हेल्प करेंगे, उनके एनडीसी अचीव करवाने में हेल्प करेंगे। ये किसका है? यूएनडीपी का। आगे है ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। अब ये एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें करेगा वो कौन करेगा? यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को इज यूजुअली आप लोग एजुकेशन से शुरू करो। और दूसरा जैसे मान लो चाइल्ड लेबर या उस टाइप की जो चीजें होते हैं उधर कौन आ जाता है आप लोगों का? यूनिसेफ। तो यहाँ पे ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसकी है? यूनेस्को की। बस इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? ग्रीन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ग्रीन स्कूल, ग्रीन स्कूल माने कि भाई वो स्कूल बनाने में और उसमें एनवायरमेंट का नुकसान ना हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और बच्चों को सिखाएंगे भी वही चीजें आगे। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। अब ये जो है दिस इज नथिंग बट 2009 में बने हुए एक नॉन नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए ये काम की नहीं है। उसके बाद है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। अब ये क्या है? दिस इज ऑल्सो की कॉर्पोरेट्स जो है वो अपने क्लाइमेट एक्शन को के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स टूल्स, ठीक है, वो सब डेवलप करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये देख लो कि बहुत सारे इसके पार्टनर्स हैं, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स किसके किसके टारगेट्स हैं? ये कॉर्पोरेट्स के लिए। तो कॉर्पोरेट्स एंगेज करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, ताकि वो अपनी जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उसके रिलेटेड बातें कर सके बस। नेक्स्ट है आप लोगों का नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। अब क्लाइमेट और इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए जो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कब लॉन्च होता है? 2012 में। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये लोग इसको लॉन्च करते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन आर्कटिक। अब ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है ये कहाँ है? दिस इज नथिंग बट रिसर्च स्टेशन। आर्कटिक में सारे रिसर्च स्टेशन कोलैबोरेट करते हैं। अब ये दुनिया भर के देश इसमें आ जाएंगे पार्ट। ठीक है, वो भी हमारे काम का नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ठीक है, अब इनमें से इफ कोई भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सभी कुछ बहुत रैंडम सी चीजें हैं। ठीक है, ये रैंडम जी के नहीं पूछेगा यूपीएससी। सो इफ एनीथिंग, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन इन सब में। ठीक है, वैसे तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 है, बट अगर इनमें से ही कुछ पूछना चाहिए तो उनको ये पूछेंगे वो कि 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ठीक है, ये कौन करवा रहा है? ये यूएनडीपी। ये दिस इज बाय योर यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? द यूएनसीसी लर्न क्या है कि इनिशिएटिव ऑफ 36 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करें कि क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जाए वगैरह। ठीक है, दिस इज अगेन नॉट एज सच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अब देखो क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट का मिटिगेशन वाइज क्या होता है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे भी यहाँ पे एक चीज समझो कि 90% ऑफ द फंड्स जो भी क्लाइमेट फंड है वो आप लोगों के मिटिगेशन में जाते हैं एंड ओनली 10% फॉर अडेप्टेशन। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये हमारी क्लाइमेट फाइनेंस में एक मिटिगेशन बाइस है कि हम सारा पैसा मिटिगेशन के लिए तो लगा रहे हैं लेकिन अडेप्टेशन के लिए नहीं लगा रहे। बट बात यह है कि मान लो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी हमने कंट्रोल कर लिया कल को, तो वो भी उसके लिए भी हमें अडेप्ट तो करना पड़ेगा ना। सो दैट इज द थिंग। अब ग्रीन क्रेडिट रूल क्या है? नाउ दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स, नॉट एज सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन क्रेडिट रूल, तो ये आप लोगों की स्कीम क्या है? दिस इज योर स्कीम फॉर ग्रीन क्रेडिट। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, कि कब आप लोगों को ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, ये काम का नहीं। एक ग्रीन क्रेडिट है क्या? दिस इज बेसिकली इंसेंटिव जो आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट कुछ ऐसा किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने पेड़ लगाए हैं, ठीक है, रेस्टोरेशन किया है किसी एरिया का, तो उसकी वजह से, या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो थे वहां पे आप लोगों ने उस एरिया को रिस्टोर किया है, तो इस केस में आप लोगों को क्या मिलेंगे? कुछ ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, दीज विल बी ट्रेडेबल, राइट? तो ये आप लोग एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो, सिमिलर टू लाइक कार्बन क्रेडिट्स। अब जिसने किया जिसने नहीं किया, ठीक है, तो दिस इज फॉर प्रमोटिंग योर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, कि
कॉमन पीपल भी जो है, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, हमारे जैसे लोग भी उत्साहित हों कि कल को हमें ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। फिर ये ग्रीन क्रेडिट खरीदेगा कौन? ये इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर की टारगेट है और वो अचीव नहीं कर पाए, तो वो हमारी जैसों से ग्रीन क्रेडिट खरीद लेंगे। अब ग्रीन क्रेडिट यहाँ देख लो ध्यान से, दिस इज अ अंडर, ये ईपी हम लोगों ने बात की ली, ये इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के लिए है। कार्बन क्रेडिट ऑन द अदर हैंड इंडिया के केस में, अब देखो कार्बन क्रेडिट हम लोगों ने बात करी है इंटरनेशनल लेवल पे, पहले क्योटो था, उसके बाद क्या आया आप लोगों का मार्केट मैकेनिज्म ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, आर्टिकल 6, वो हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन कार्बन क्रेडिट इंडिया में कहाँ आता है? इंडिया में आता है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के अंडर, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेशन के लिए है ये। अब देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में अब क्या है, दिस इज फॉर द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब लाइफ में क्या होता है कि हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो नॉर्मल पीपल है, वो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको हम लोगों ने ईपीए में किया है, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है कि भाई अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो मुझे भी ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है एज इंडिविजुअल, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इवन अदर एंटिटीज, हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब इंडिया में दूसरी चीज है, वो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। सी दिस इज कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट इज डिफरेंट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट इज डिफरेंट। ग्रीन क्रेडिट इज जब आप कुछ पॉजिटिव कर रही हो, ठीक है, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिव नेट इफेक्ट, ठीक है, वो तब आप लोगों को ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड कार्बन क्रेडिट इज लाइक कि आपके ऊपर इतने ही एमिशन आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक एमिशन की चीज है, ठीक है। यहाँ पे आप एमिशन से बच रहे हो, ग्रीन क्रेडिट में आप अर्थ को सेव कर रहे हो। कार्बन क्रेडिट में यह है कि आपकी इंडस्ट्री को अलाउड है कि आप लोग 50 मिलियन टन निकाल दो, कार्बन एमिट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा यदि किया तो आपको किसी और से क्या खरीदने पड़ेंगे? कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अब इधर दो चीजें हो सकते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में, कुछ तो ऐसी हैं जो कि कंप्लायंस मैकेनिज्म है, यानी कि उन इंडस्ट्रीज के ऊपर ये जरूरी है कि उनको कार्बन क्रेडिट का वो कार्बन क्रेडिट्स लेने ही लेने हैं, ठीक है, या इस स्कीम का पार्ट होना ही, जैसे फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर, ये वो वाली इंडस्ट्रीज हैं विच आर हैवीली, मतलब विच आर हैवीली कार्बन विच आर हैवी कार्बन एमिटर्स, जो ज्यादा कार्बन एमिट करती हैं। ऑन द अदर हैंड ऑफसेट मैकेनिज्म है, दिस इज वॉलंटरी, कोई और कंपनी भी यदि करना चाहे तो वो इसका पार्ट बन सकती है, वो भी कार्बन क्रेडिट जो है वो कमा सकती है, बेच सकती है, ठीक है। लेकिन इन 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 9 सेक्टर्स के लिए ये क्या है, जरूरी है। उसके बाद एक स्कीम होती है पैट स्कीम। पैट स्कीम 2012 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, दिस वाज बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आप लोगों की क्या देखती है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया में, ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि इंडस्ट्रीज जो है वो अपने अगर अपने ये दिस वाज लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो थी, उनको अपना एनर्जी कंजम्पशन कम करना था, ठीक है। अब एनर्जी कंजम्पशन कम कैसे हो सकता है? ठीक है, बाय बेटर टेक्नोलॉजी, तो ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। तो उससे उससे उनको क्या था, ये उससे फिर अब जितनी उन्होंने उनको टारगेट अलॉट किए, अब जितनी उन्होंने एनर्जी सेव की तो उनको मिलेगा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। अब जिन्होंने नहीं की उनको ये एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। अब ये क्या होता है? दिस इज देयर इज अ कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, यानी कि कुछ हम लोगों ने कुछ ऐसी आप लोगों की इंडस्ट्रीज वगैरह है उनके ऊपर हम लोगों ने वो लगाया हुआ है दैट देयर इज अ मतलब मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट है दैट उनको रिन्यूएबल ही परचेज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि उनको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, दिस इज ऑब्लिगेशन ऑन देम कि आप लोगों को रिन्यूएबल ही परचेज करनी है, फाइन। तो इसीलिए वो एक इशू हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी कंट्री, सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है वो रिन्यूएबल परचेज नहीं करेंगी, लेकिन वो करेंगी क्या अब? तो इसीलिए वहां उनको मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अब मान लो सभी को 100 गीगावाट खरीदने का ऑर्डर था, लेकिन किसी ने 90 गीगावाट खरीदी, किसी ने 110 गीगावाट खरीदी, सो ऑब्वियसली ये वाला जो बंदा है ये 10 गीगावाट इसको बेच देगा, ठीक है, REC सर्टिफिकेट बना के। तो सभी का जो मतलब ब्रोडर वो है वो सेम ही है ना। जो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इनका वो वर्क करने का तरीका वो सेम ही है। नेक्स्ट है आप लोगों का टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग आप लोगों का ग्रीन वॉशिंग हैज ऑलरेडी बीन अ क्वेश्चन कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लेम तो करती है कि उसके सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, भाई वो लोग कार्बन एमिटर्स नहीं है, लेकिन असल में जब हम देखने जाते हैं तो वो सिर्फ एक
ओवरऑल इस तरीके से मतलब ये झूठ फैला रही हैं कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो इको फ्रेंडली है, राइट? तो अब आप लोग देखोगे जैसे आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कितना ज्यादा वो चल रहे हैं, ठीक है? वो महंगे भी होते हैं। सो बट वो असल में क्या है, विदाउट डूइंग एनीथिंग वो सिर्फ ये क्लेम यदि करें तो उसको बोलेंगे आप लोग ग्रीन वॉशिंग, ठीक है? अब सीसीपीए जो है आप लोगों की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है? तो उसने ये कुछ रेगुलेशंस इसके बारे में रिलीज किया। अब ये रेगुलेशंस क्या है, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है? ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, डिसेप्टिव मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस की कंसील करते हो, छुपाते हो, ठीक है, हाइड करते हो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और अनसब्सटेंशिएटेड इन्वायरमेंटल क्लेम्स दिखाते हो कि भाई हमने तो इतने एमिशन कम कर दिया, ये कर दिया। इससे ही रिलेटेड टर्म है एक जेंडर वॉशिंग। जेंडर वॉशिंग क्या है, दिस इज द टर्म कि ये कॉर्पोरेट यूजुअली क्या करते हैं कि वी हैव अ वेरी जेंडर इक्विटी, हमारे यहाँ फॉलो होती है, राइट? वो लोग दुनिया भर के सेमिनार करेंगे ये दिखाने के लिए कि दैट वहां पे जेंडर पैरिटी है, जेंडर को दोनों को, मेल एंड फीमेल आर गेटिंग इक्वल सैलरी एंड सो ऑन, एंड देयर इज नो ग्लास सीलिंग। लेकिन असल में क्या होता है, असल में जो उनकी प्रैक्टिसेस है वो वैसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी फोक्सकॉन का जो केस हुआ था, जहाँ पे कि वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ योर वुमेन इन योर फर्टाइल एज ग्रुप, उनको वो लोग जानबूझ के दे वर नॉट गिविंग देम जॉब्स, क्योंकि अदरवाइज इफ दे वुड हैव गिवन जॉब्स तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर आप लोगों को पेड लीव्स देनी पड़ती है ना? तो ये चीज से बचने के लिए वो ये कर रहे थे, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, जेंडर वॉशिंग। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स दे दी, सी, ग्रीन हशिंग, ग्रीन रिंसिंग, ग्रीन लेबलिंग, ग्रीन लाइटिंग, हमें किसी की भी डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझ लो ये सभी क्या हुआ है, ये सभी ग्रीन वॉशिंग है, एंड द क्वेश्चन ऑन सच एस्पेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू रिपीट। अब इसके बाद इन्होंने इसमें गाइडलाइंस क्या क्या है, भाई डिस्क्लोजर करेंगे हम लोग, फ्यूचरिस्टिक इन्वायरमेंटल क्लेम्स बढ़िया वाले होने चाहिए, कुछ खास काम का है नहीं इधर, ठीक है? अब ये आ जाओ कि इको लेबलिंग। अब इको लेबलिंग का जो प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो इको फ्रेंडली है तो उसके लिए लेबल डेवलप किया है किसने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट किसका है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, नॉट इंपोर्टेंट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये क्या है, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेटिंग सिस्टम देती है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। सेबी का बीआरएसआर है। देखो सेबी के जो ईएसजी नॉर्म्स होते हैं वो भी ये होते हैं कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज जो है, लिस्टेड कंपनीज माने कि जो कि आप लोगों की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एक्सेट्रा पे, यानी कि हु हैव इशूड देयर शेयर्स टू द पब्लिक, वही लिस्टेड कंपनीज होंगी, राइट? तो जो उनमें से टॉप 1000 है उनको अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसके अंदर की वो अपनी ये अपने कार्बन एमिशंस और ये सारी चीजें भी डिक्लेयर करते हैं, राइट? उसके बाद में ग्रीन वॉशिंग की टेक्स प्रिंट वगैरह ऑर्गेनाइज की थी ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क ने, जिसके अंदर आरबीआई भी पार्टिसिपेंट था, नॉट इंपॉर्टेंट है सच। अच्छा, अब एक नई चीज है यहाँ पे, देखो समझने का, छोटी सी चीज है बस, दिस इज डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। ये क्या होता है कि आप डायरेक्ट एयर से CO2 को कैप्चर करोगे और उसको स्टोर कर दोगे, इतना ही है, ठीक है? वरना क्या होता है, अभी तक भी हमारे पास सीसीयूएस वगैरह वाली टेक्नोलॉजी है, बट ये देखो कि जैसे कि ये आप लोगों का एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ से फिर वो धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सीसीयूएस। यहाँ पे कार्बन को इस एरिया पे कैप्चर करेंगे और फिर हम लोग उसको स्टोरेज करेंगे। ये होता है आप लोगों का डायरेक्ट, ये होता है आप लोगों का अभी नॉर्मल वाला जो मॉडल है। अब ये जो मॉडल है, दिस इज अ न्यू न्यू डेवलपमेंट कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट बनता है आइसलैंड में, ठीक है? उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ये हमारे लिए न्यूज ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या होता है, कि सीधा एयर से, मतलब एयर जहां पे कि CO2 भी है, आप लोगों को पता है ना, वो नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, वो डायरेक्ट एयर से क्या क्या खींच लेगा, ठीक है? दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। वो CO2 को डायरेक्ट एटमोस्फेयर से खींच लेगा, उसको कैप्चर करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद उसको डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, या फिर हम लोग उसको एप्लीकेशंस में यूज भी कर सकते हैं। द थिंग इज कि कैप्चर जो है ना एयर का, वो है डायरेक्ट, ठीक है? अब या तो उसका स्टोरेज हो सकता है या तो उसका यूजेज हो सकता है, ठीक है? अब CDR क्या होते हैं, CDR वो टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। अब ये जीके टाइप स्टफ है कि क्या किस चीज से आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है। अब सोइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन से, ठीक है? अगर हम लोग वेदरिंग वगैरह जो करें, तो माइनिंग ऑफ द रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स दैट नेचुरली एब्जॉर्ब CO2,
लेकिन इसके इश्यूज भी हैं कि मान लो वो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और वहां पे ऑन द अदर हैंड ऐसी रॉक्स निकले जो CO2 है उसको रिलीज कर रही है, राइट। दूसरी तरफ हमारे पास ओशन बेस्ड भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो सकता है, ओशन फर्टिलाइजेशन। अगर हम न्यूट्रिएंट्स करें, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो आप लोगों के जो ये प्लांट्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और प्लांट्स क्या करेंगे, फिर ऊपर से CO2 जो है वो खींच लेंगे, राइट। उसके बाद है बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो बायोमास को एज एनर्जी यूज करेंगे CDR के लिए और उसको स्टोर कर लेंगे। तो बात यही है, सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने देखा क्या, ये है क्या कि डायरेक्टली कार्बन को लिया और उसको कैप्चर कर लिया। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। उसके बाद है CO2 से लेके CO2 का मिथेनॉल में कन्वर्जन। ये पुणे में एक जस्ट अ पायलट प्लांट शुरू है, काम का नहीं है। अब ये इसकी कुछ डिटेल दे दी, वो भी काम का नहीं है। नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज अ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ हम क्या करें कि CO2 को कैप्चर किया, ठीक है, CO2 को कैप्चर करके मैंने किया गया है और मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, यूटिलाइज फॉर समथिंग एल्स, मैं कुछ और बना रहा हूँ, मिथेनॉल। अब मैं मिथेनॉल क्यों बनाऊंगा CO2 के मुकाबले, क्योंकि वो CO2 से कम कार्बन, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से कम है, उसकी जो कार्बन एमिशन है वो भी CO2 के मुकाबले कम है। तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, राइट। सो सी हियर, यहाँ CO2 टू मिथेनॉल इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन एमिशंस बिफोर दे एंटर एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जैसे ही CO2 बना, ठीक है, CO2 रिलीज हुआ, मैंने उसको कैप्चर किया, राइट, और फिर मैंने उसको यूज कर दिया। अब मैं ये बनाऊंगा कैसे, वहां से लेकर के मैं CO2 को हाइड्रोजनेट करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजनेट करके उसको बाद में हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के मैं उससे मिथेनॉल बनाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। OH का मतलब क्या है, OH इज अल्कोहल। तो OH जिस भी फॉर्मूला में लग गया वो दैट शोज वो अल्कोहल है। जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों के ही होते हैं। अब आप लोगों को पता है इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारे क्या है, फ्यूल्स हैं। तो दिस इज अ लो कार्बन फ्यूल, ठीक है। अब ये हेल्प कर सकता है हमारी पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करने में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, इवन रिटेल कुकिंग में, ठीक है। पार्शियली LPG को भी रिप्लेस कर सकता है, कीरोसिन एंड वुड चारकोल। सो दिस विल बी अ सेफर ऑप्शन देन योर नॉर्मल CO2, ठीक है। अब नीति आयोग का आया है मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। नोट एज सच इंपॉर्टेंट, बाकी जो डिटेल्स हैं दीज आर वेरी मच ऑफ योर, ज्यादा टेक्निकल है, उसमें नहीं जाना है हमें। अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज सिस्टम, ये क्या होते हैं, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि CO2 को कैप्चर करती हैं कहीं स्टेशनरी एमिटिंग सोर्सेज से, जैसे कि फोसिल फ्यूल से, फोसिल फ्यूल प्लांट्स में या इंडस्ट्रीज में जहां से ये एमिट हो रहा है, तो वहां से ये इसको क्या करेंगी, सबसे पहले कार्बन को कैप्चर करेंगी, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि नाउ सी, इसने यहाँ पे कैप्चर किया, हम लोगों ने इसको अंडरग्राउंड में स्टोर कर दिया, इसको ट्रांसपोर्ट करके, या फिर ट्रांसपोर्ट करके यूज कर लिया। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फीड स्टॉक टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। काफी जगह पे CO2 का काम होता है वहां। अब ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम, क्वेश्चन इज मतलब हाईली अनलाइकली, ये किस चीज से रिलेटेड है, जस्ट समझो। एक टग क्या होता है, एक छोटी वाली बोट होती है, जो मेगा शिप्स होती है ना, उनको पोर्ट में एंटर या लीव करने के लिए, ठीक है, इसकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी टग्स होती हैं जो कि एक बड़ी शिप को हेल्प करती हैं पोर्ट पे डॉक करने के लिए, राइट। सो फॉर दैट यू हैव दो योर, तो वो बोट्स हैं टग्स, और उनके ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी कि ये शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम द फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स टू द ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स। बस ये सिंपल यही है। अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है अकाउंट्स फॉर नियरली 3% ऑफ द वर्ल्ड CO2। तो ये देख लो कि शिपिंग सेक्टर जो है आप लोगों का, वो कितना, थर्ड अराउंड 3% ऑफ योर CO2, वर्ल्ड की CO2 एमिशन किससे होते हैं, शिपिंग सेक्टर में होते हैं। नेक्स्ट इज योर रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये सब काम का नहीं है, सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन, इन सभी के अंदर हम लोग अब ग्रीन की बातें ना हर जगह ऑलमोस्ट करते हैं। नेक्स्ट अप इज कार्बन फार्मिंग। अब यहाँ देखो, कार्बन फार्मिंग क्या होता है, इट यूजेज रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, रिस्टोर इकोसिस्टम, कम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय स्टोरिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग एमिशंस। यानी कि कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम लोगों ने बात की, जैसे पेडी फार्मिंग अगर आप करते हो, तो वो क्या करता है, वो CO2 रिलीज करता है, मीथेन रिलीज करता है, कार्बन रिलीज करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक इशू है, बिकॉज दैट इज अ पोल्यूटिंग थिंग। ऑन द अदर हैंड हम लोग रीजनरेटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि CO2 को, ऑन द अदर हैंड कार्बन फार्मिंग क्या, वो CO2 को कैप्चर कर लेंगे, कार्बन को रिमूव कर देंगे एटमॉस्फेयर से, राइट। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर सकते हो। सो नॉट इंपॉर्टेंट, रीजनरेटिव फार्मिंग बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनरेटिव फार्मिंग इंपॉर्टेंट है केवल, उसके अलावा कुछ खास काम का नहीं है, और उसी को ही आप लोग क्या बोलते हो, कार्बन फार्मिंग।
नेक्स्ट अप इज योर ये 4/1000 इनिशिएटिव। ये क्या है? इट एनकरेजेस द स्टेक होल्डर्स टू एंगेज इन अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव, प्रोडक्टिव एंड हाईली रिजिलियंट एग्रीकल्चर। ये याद कर सकते हो कि 4/1000 इनिशिएटिव इज रिलेटेड विद योर दिस रीजनरेटिव फार्मिंग। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये कजान डिक्लेरेशन क्या है? वो ब्रिक्स ब्रिक्स ये हम लोगों ने आईआर के टाइम पे किया हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स का रिसेंट समिट हुआ था कजान इन रशिया। अब उन्होंने सीबीएम को रिजेक्ट किया है। सीबीएम क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें बेसिकली क्या है कि ईयू उस हर चीज पे टैक्स लगाएगा जिसमें जिसको कि प्रोड्यूस करते टाइम कार्बन एमिट हुआ है। यानी कि मान लीजिए इंडिया में स्टील प्रोड्यूस हुआ है लेकिन उससे CO2 एमिशन हुआ है, तो ये जब एक्सपोर्ट होगा तब ईयू इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। क्यों ईयू टैक्स लगा रहा है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ईयू में अपने आप कार्बन एमिशन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, राइट। तो क्या यहाँ की कंपनियां क्या करें, इंडिया में, चाइना में, वियतनाम में ऐसी जगह पे जाके प्रोडक्शन कर सकती हैं एंड वहां से फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो उनको कार्बन एमिट करने पे कोई रोक नहीं है, ठीक है। ईयू में जबकि उन लोगों को बेटर टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप करनी पड़ेगी। सो दिस इज बेसिकली टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू द लेस रेगुलेटेड कंट्रीज। तो सीबीएम को इन लोगों ने इंप्लीमेंट कब किया? 2023 में। एंड इसकी फुल इन्फोर्समेंट हो जाएगी आप लोगों की लगभग 2026 में, राइट। अच्छा, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट ये किसका है? दिस इज ऑल्सो योर यूरोपियन पार्लियामेंट का है। अब हमें जो ये उनकी स्पेसिफिक चीजें उसमें नहीं जाना है। अब सीबीएम इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है इसलिए ये हमें समझना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। अब ये क्या है? दिस इज योर क्लाइमेट चेंज का अलायंस। ये भी ईयू का ही है, ठीक है। तो वो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज की इसके अंदर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे केवल, बस उतना ही है। कीलिंग कर्व क्या होता है? कीलिंग कर्व इज बेसिकली एक रिकॉर्ड है कि एटमोस्फेरिक CO2 का, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी में। माउना लोआ वोल्केनो भी, ठीक है कहाँ? हवाई में। हवाई कहाँ है आप लोगों का? पैसिफिक में, सेंट्रल पैसिफिक में। ये एक यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं उसमें से एक है आप लोगों का हवाई। तो हवाई में ये माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर की आप लोगों को जो कि रिकॉर्ड करती है आप लोगों का एटमोस्फेरिक CO2। तो वो जो रिकॉर्ड है वो CO2 को जो ये इस तरीके से अब वो कर्व बनाएंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे 1958 ऑनवर्ड्स आज 2025। तो ये जो कर्व बनेगी, ठीक है, CO2 का एमिशन दिखाते हुए, उस कर्व को बोलते हैं हम लोग कीलिंग कर्व। दिस इज ओके, ठीक है। उसके बाद है ग्रीनियम। ग्रीनियम या ग्रीन प्रीमियम। सी दिस इज बेस्ड ऑन द थिंग कि यहाँ पे ये होता है कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये वो वाले डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि एक तरीके का लोन। अब जैसे मान लीजिए मैं एक इंडस्ट्री हूँ, ठीक है, और इस इंडस्ट्री ने ग्रीन बॉन्ड इशू किया टू पर्सन, राइट। तो ये पर्सन ने ये ग्रीन बॉन्ड खरीद लिया। अब ये ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? दैट इससे जो भी पैसा ये इंडस्ट्री उठाने वाली है वो पैसा इंडस्ट्री काम में लगाएगी? किसी ग्रीन काम में लगाएगी, राइट। दैट मीन्स किसी ऐसी चीज में जो कि इन्वायरमेंट सेविंग चीज होगी। सो ये है आप लोगों का ग्रीन बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या करेगी ये इंडस्ट्री? बट मुझे इंटरेस्ट केवल 7% देगी। ऑन द अदर हैंड मुझे कोई नॉर्मल दूसरी इंडस्ट्री होगी वो 9% या 10% इंटरेस्ट देगी। अब ये मुझे इंटरेस्ट कम क्यों पे कर रही है? द रीजन बीइंग कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि अगर लोग ग्रीन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, सो मतलब पीपल आर रेडी टू बियर अ सर्टेन लॉस, या फिर पीपल आर रेडी टू गेट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो जो पैसा है अच्छी जगह लग रहा है, ठीक है। ये उसी तरीके की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे दान देते हो, राइट, एक तो आप लोगों को कहीं से कुछ सामान वगैरह खरीदना है, ठीक है, तो उस वहां पे आप टिप नहीं दोगे 100 रुपए की भी, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के बाहर भिखारी है उसको आप 1000 रुपए दे दोगे। तो दैट इज बेस्ड ऑन फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे यही है कि कई बार ये हो सकता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पीटी दिस इज योर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हो जाएंगे जस्ट बिकॉज वो एक नोबल काम है, ठीक है। तो ग्रीनियम वही है कि ये जस्ट एक अजम्पशन है, बट ये अजम्पशन के कारण क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, लोग असल में इतने अच्छे नहीं है और वो ग्रीन बॉन्ड्स को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं कि वो अपना जो राइटफुल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दें, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है टील कार्बन। टील कार्बन का क्या मतलब होता है? टील कार्बन का मतलब है कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर लैंड्स। बस ये याद करना है कि जो फ्रेश वाटर है बट नॉन टाइडल एरियाज में, वो वेटलैंड्स है, जैसे कियोलाडे हो गया, ठीक है, वहां पे जो कार्बन स्टोर्ड है वो क्या है आप लोगों का? टील कार्बन। अब कलर बेस्ड में अगर आप लोग कार्बन देखो तो ब्लैक कार्बन कौन सा होता है? जो फोसिल फ्यूल को बर्न करने से रिलीज होता है, ठीक है। ग्रीन कार्बन क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आप लोगों के एब्जॉर्ब करते हैं वो ग्रीन कार्बन है। पर्पल कार्बन क्या है? जो कि इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलता है। रेड कार्बन क्या है? जो कि बायोलॉजिकल
पार्टिकल से रिलीज होता है। अब जैसे कि स्नो और आइस है, इवन ये लोग भी आप लोगों के वो करती हैं, मतलब कार्बन को कैप्चर करती हैं। सो अब जब इधर से कार्बन रिलीज होता है, ठीक है, उसकी वजह से आप लोगों का होता है रेड कार्बन। सिमिलरली वी हैव द ग्रे कार्बन। ग्रे कार्बन क्या होता है? रिलीज थ्रू द इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब इंडस्ट्रियल एमिशन से जो रिलीज होगा वो होगा आप लोगों का ग्रे कार्बन। अब उसके बाद एक चीज है, वो है रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज। इसका क्या मतलब होता है? ये आईपीसीसी ने इंट्रोड्यूस किए थे अपनी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में। आईपीसीसी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किस किसने बनाया है? यूनेप ने प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये बेसिकली कुछ वो मॉडल्स हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं कि कैसे ह्यूमन की एक्टिविटी क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज है, बस इसका ये मतलब है। उसके बाद है वाटर क्रेडिट। अब जैसे हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट किया ना, हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट किया, वैसे ही वाटर क्रेडिट है कि एक वाटर क्रेडिट आप दे दो, दूसरा वाटर क्रेडिट आप ले लो। ठीक है, ट्रेडेबल होंगे ये, ऑफसेट कर सकते हैं वाटर यूजेज की। किसी को हम लोगों ने लिमिट कर दिया, भाई इससे ज्यादा पानी नहीं यूज करना, वही चीज है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, ये भी वही चीज है। देखो, दो चीजें होती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं ग्रीन क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट इज यूजुअली यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, दैट इज वो एक नेट पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने पे आपको मिलता है, वो क्रेडिट है। ऑफसेट ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। फॉर एग्जांपल, कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म में अगर हम हैं, तो ये जो कंपनी है, मान लो इस कंपनी ने ज्यादा कार्बन रिलीज किया, तो इस कंपनी के पास एक क्रेडिट है, अभी ये अपना क्रेडिट इसको बेच देगी। लेकिन इस कंपनी ने ये क्रेडिट खरीदा, तो ये कंपनी क्या करी? ये बेसिकली अपना कार्बन जो है वो ऑफसेट करने में लगी हुई है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। तो ऑफसेट इज यूजुअली यूज्ड फ्रॉम अ अदर्स पर्सपेक्टिव, तो वो इसीलिए नेगेटिवली कॉनोटेड टर्म हो जाती है। तो ऐसे ही होता है बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट। वो क्या होता है कि ऑलरेडी आपने कहीं पे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया, तो उसको ऑफसेट करने के लिए आप पेनल्टी पे कर रहे हो, या बायोडाइवर्सिटी के क्रेडिट्स कहीं और से खरीद रहे हो, तो उस कंपनी के लिए वो ऑफसेट है। बट दूसरी कंपनी ने जिसने इसमें पॉजिटिव काम किया, उसके लिए वो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट है। आगे है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ये भी कुछ खास काम का नहीं है। अब ग्लेशियल माने ग्लेशियर, जियो इंजीनियरिंग माने जो ज्योग्राफी में हम लोग इंजीनियर करते हैं, चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज है। नाउ दिस इज अगेन सिंपल, इसके अंदर कुछ खास काम का है नहीं। ठीक है, कि आप लोग ग्लेशियर में चेंज कर डेलिबरेट मॉडिफिकेशन करते हो क्लाइमेट सिस्टम में ग्लेशियर के आसपास, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनेप। अब यूनेप के हेडक्वार्टर याद रखने पड़ेंगे। यूनेप के हेडक्वार्टर नाइरोबी है, केनिया में। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि स्टॉकहोम में होती है 1972 में, फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद इसके मेंबर्स कितने? अराउंड 193 मेंबर्स आते हैं। अब इट रिलाइज ऑन द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ये दो सेक्रेटेरिएट वो होस्ट करते हैं। अब ये जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज। दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। दिस इज होस्टेड जॉइंटली बाय डब्ल्यू यूनेप एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आप लोगों के असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह होती है, राइट, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, वो कौन रिलीज करता है? वो आईपीसीसी रिलीज करता है। कॉमन कार्बन मेटल का, अब ये क्या है? दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक असेसमेंट मैकेनिज्म है कि एक कार्बन फुटप्रिंट हम लोग किस तरीके से असेस करेंगे, राइट। उसके बाद है मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अंडर यूनेप। यूनेप के अंडर एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले साइट्स है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। सीएमएस, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। वियना कन्वेंशन फॉर द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, 1985। और इसी के ही अंडर आता है आप लोगों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आप लोगों का 1987। उसके बाद आप लोगों का बीसल कन्वेंशन ऑन द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बीसल, BRS, इस तरीके से याद करो, BRS की इन तीनों में, क्योंकि क्रोनोलॉजी में इशू रहता है। बाकी आप लोगों को CCD CBD वगैरह ये सब याद रहते हैं कि ये 1992 के है। मीनामाटा कन्वेंशन लेटेस्ट है 2013 में, बट ये तीनों में थोड़ा सा इशू रहता है। तो बीसल कन्वेंशन इज योर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट 1989। रोटर डैम में क्या होता है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का रूल है कि आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज रिलेटेड विद कि इंटरनेशनल ट्रेड में पेस्टिसाइड और हजार्डस केमिकल, यानी कि बेसिकली हम बोल क्या रहे हैं कि यदि आप इन चीजों का ट्रेड कर रहे हो, हजार्डस केमिकल वगैरह का, तो आप लोगों को प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। बस ये दो ही रिपोर्ट इसकी इंपॉर्टेंट है, वही याद करनी है। उसके बाद WMO पे हेडक्वार्टर्स क्या है इसके? जेनेवा में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। अब स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WMO रिलीज करता है। ठीक है, और WMO प्लस यूनेप ने मिलकर हम लोगों का बनाया हुआ है क्या? आईपीसीसी। ठीक है, जो कि आप लोगों की असेसमेंट रिपोर्ट 1 2 3 4 5 6 सारी जिसने रिलीज की है।
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये क्या है? दिस इज द एनजीओ, तो नॉट इम्पोर्टेंट कि कहाँ है कैसे है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 2009 में। अब ये किस चीज में काम करता हो? क्रायोस्फीयर में काम करता हो, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 2, चैप्टर 2 ऑल्सो विच वॉज योर क्लाइमेट चेंज। नाउ विद अब इससे ज्यादा आप लोगों को ये वाले इन्वायरमेंट वाले में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हो तो केवल हाईलाइटेड पार्ट भी अगर पढ़ो, सो देन यू कैन गो विद इट, ठीक है। So thank you very much for attending this session. And if you are liking our initiatives, please do like, share, comment, and subscribe to our channel. And if you are facing any issues, that also tell. If you अगर कुछ if you also want that some changes in video structure, right, and anything in the manner of teaching, you can also comment that below. And yes, thank you, and we'll meet you in the next session. Thank you.